नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों हम चल रहे हैं राजनीति विकास पर, उसमें भी तुलनात्मक राजनीति टॉपिक पर। और तुलनात्मक राजनीति में हम चल रहे हैं राजनीति विकास पर। और राजनीति विकास में भी जो महत्वपूर्ण हमारे अंदर टॉपिक चल रहा था, राजनीति विकास की विशेषताएं। तो चलते हैं राजनीति विकास की मैं विशेषताएं पूरी दोबारा से बता देता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप डरेंगे नहीं, मुझे विश्वास है। और आप इसे अच्छे से करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। आप सब काम अच्छे से करते जाएंगे, ये मुझे यकीन है। और आप जुड़ते भी जाएंगे और आगे बढ़ते भी जाएंगे। टिपिकल कुछ नहीं होता है साथियों पॉलिटिकल साइंस में, जो रिवीजन कर लेता है वो समझो आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लुसियन पाई का। लुसियन पाई और राजनीति विकास की विशेषताएं। हम पूरा लुसियन पाई के बारे में आपको बताएंगे और आप लुसियन पाई को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसा भी आए और लुसियन पाई के बारे में गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले छोटी छोटी बातें लुसियन पाई के बारे में बताऊंगा। सोनिया राजपुरोहित बेटा आपका वेलकम। और बच्चे भी कमेंट करें, जो भी जुड़ रहा है कमेंट करें, पूरे जोश के साथ जुड़े और जोश के साथ काम करें। अब जोश आ जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसियां आने वाली हैं और अब हमें सफलता पानी है। आज जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है तो कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे फोन कर रहे थे, सर हमने संविधान आपसे पढ़ा, कुछ कुछ कोई कुछ। तो इसलिए हर जगह सफलता का दौर चल रहा है कि बस वैकेंसियों की भी भरमार आ रही है। और वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर तो बहुत अधिक सीटें आएंगी। हाँ मीनू गौतम बेटा आपका भी गुड इवनिंग। अब देखते हैं, लुसियन पाई एक चीनी विचारक है। लुसियन पाई, लिखते भी चलें पेन कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लें। एक चीनी विचारक है। कैसे विचारक हैं? चीनी। चीन के हैं मूलतः। कैसे हैं? चीनी विचारक हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इनका जीवन काल 1921 से 2008 तक रहा। इन्होंने बर्मा का तो अध्ययन किया ही था, मेनली किसका अध्ययन किया था? बर्मा का। आपको ध्यान है इन्होंने बर्मा, म्यांमार का विशेष अध्ययन किया। तथा माओ से तुंग, माओ जेदांग पर भी कार्य किया। अब ये तो ध्यान रखना है, बर्मा का अध्ययन किया और माओ जेदांग पर भी कार्य किया। अब क्या है, इनकी मेन किताब थी जो फेमस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 की। उसमें राजनीति विकास की 3 विशेषताएं बताते हैं। कितनी विशेषताएं बताते हैं? 3। लुसियन पाई, लिखते चलना साथियों, तब आनंद से सुनते भी चलना, लिखते भी चलना। लुसियन पाई अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब की है? 1966। ध्यान रखना, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो चार्ल्स मेरियम की किताब थी। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये ध्यान रखना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीति विकास की निम्न 3 विशेषताएं बताते हैं।
पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभेदीकरण। विभेदीकरण भी कौन सा है? मैंने बताया था संरचनात्मक है, कार्यात्मक नहीं है। समानता किसके संदर्भ में? जनता के संदर्भ में। चलो पेन भी बदलते हैं, जनता के संदर्भ में। अभी मैं व्याख्या कर करके बताऊंगा। क्षमता सरकार के संदर्भ में, विभेदीकरण जो संरचनात्मक है ये राज्य के संदर्भ में। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों, इतना टिपिकल नहीं है। जब आप सोचते हैं टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं होता। जो पढ़ा नहीं होता वो टिपिकल होता है। और क्या होता है? जो पढ़ा नहीं है वो टिपिकल। अब देखो, ल्यूसियन पाई अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताते हैं। प्रीति बेटा आपको बहुत बहुत स्वागत। तो आप कभी ये मत सोचना कि मैंने बहुत कोर्स ले लिया तो सर ने धोखा दे दिया, मेरे को टेंशन होती है वैसे भी। अच्छा आप तो धौलपुर से हैं, एक प्रीति बच्ची और है जो अभी गंगानगर से है, वो नहीं है शायद, आप तो धौलपुर वाली बच्ची बोल रहे हैं। वो जुड़ नहीं रही है, उनको मैंने मैसेज भी किया था कि जुड़ जाना, पता नहीं क्या है वो जुड़ नहीं पा रही हैं। और शायद दिमाग में रहता है कि सर ने कहीं शोषण, मेरा शोषण करने का बिल्कुल भी इरादा। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें और मैं अपनी इससे ज्यादा जितना आप पेमेंट देते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला क्या है? समानता। 3 विशेषताओं में पहली क्या है? समानता। समानता किसके संदर्भ में? जनता के संदर्भ में। यहाँ समानता का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता, कि भाई हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे को क्या क्या राइट्स मिलना चाहिए, ये तो क्या कहते हैं? समानता। जब जनता में अवेयरनेस आ जाती है अधिकारों के प्रति। क्षमता क्या है? सरकार जनता की मांगों को कहां तक पूरा कर पाती है, क्षमता। जितनी ज्यादा मांग पूरी कर पाएगी उतनी ज्यादा जनता, सरकार मजबूत। विभेदीकरण क्या है? अलग अलग कार्य करने की अलग अलग संरचना। अब पहला से दोबारा सुनो। समानता क्या है? जनता के संदर्भ में जनता अपने अधिकारों के प्रति कितनी अवेयर है, ये। अब ये मान के चलते हैं जितने भी प्रिंसटन विश्वविद्यालय के विद्वान हैं, चाहे लूसियन पाई हो, चाहे कोई भी राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाला हो, ये अमेरिका को आदर्श मानते, ये तो मानते अमेरिका में ये तीनों चीजें 100% है। अब इन्हें विकासशील देशों का अध्ययन करना है तो कहते हैं ये देखें कि भारत की जनता ज्यादा अवेयर है कि पाकिस्तान की है कि नेपाल की है कि बांग्लादेश की है, तो उनमें से भारत की ज्यादा मिलती है 70%, नेपाल की और कम मिलेगी, भूटान की और कम मिलेगी, तो वहां पर विकास भारत की तुलना में कम है। इस तरीके से अध्ययन करते हैं। दूसरा क्षमता क्या है? कि सरकार जनता की मांगों को कहां तक पूरा कर पाती है। आपको पता है भारत में तो 100 मांगे जनता रखे तो 60-70 तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन 40 नहीं हो पाती। पाकिस्तान में बिल्कुल ही हालत खराब है, 10 ही हो पाती है। इसलिए भारत पाकिस्तान की तो हालत बदली है। इसका मतलब पाकिस्तान भारत से कम ज्यादा मजबूत है, भारत की तुलना में पाकिस्तान का विकास कम है। विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण का मतलब है अलग अलग संरचनाएं होना सत्ता की, जैसे केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, स्थानीय सरकार अलग, वो ढंग से काम कर ले, ये वाला। तो ये बेसिकली विभेदीकरण है, संरचनात्मक। तो ये राज्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। ये 3 विशेषताएं लुसियन पाई ने बताई थी, तो तीनों आपको ध्यान में। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है वो आपको नोट करके मैंने बताया था, कुछ बातें और ध्यान रखनी है भाई, है ना। लुसियन पाई जो हैं वो और किताबें भी लिखते हैं, वो भी ध्यान रखनी है। लेकिन साथ में ये संकट की भी चर्चा करते हैं, 6 प्रकार के संकट बताते हैं पहले वो। लुसियन पाई 1 नंबर। ये अभी एपी में क्वेश्चन आया था, पहले नेट में भी आया था। लुसियन पाई राजनीति विकास के संदर्भ में राजनीति विकास के संदर्भ में निम्न संकटों की भी चर्चा करते हैं। अब ये कह पूछा था अभी एपी में, कौन सा संकट नहीं बताया, यही बात नेट में पूछी।
तो आप इसको गलत करके आए, गलत नहीं करना है। पहचान का संकट, पहला क्या है? पहचान, वेदता, भेदन, पहचान का संकट, वेदता का संकट, भेदन का संकट। ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन हो गया, विभेदीकरण। भेदन का मतलब क्या है? विभेदीकरण। और पेन बदल देता हूं थोड़ा सा, आपको ध्यान रहे तो। भेदन के बाद है भागीदारी का संकट, इधर कर देता हूं डी, भागीदारी का संकट। भागीदारी के बाद इसमें है एकीकरण का संकट, एकीकरण के बाद है वितरण का संकट। वितरण का संकट, ये 6 प्रकार के संकट भी बताता है। अब ये क्वेश्चन कैस में आया था? पहले नेट में आया था, और नेट के बाद अभी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा कि भाई किस प्रकार के संकट की चर्चा नहीं की है। अब ये दोनों जगह आ चुका है, बाकी जगह फिर रिपीट हो जाएगा। आप फिर इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना? गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब ये 6 प्रकार के संकट बताए हैं, तो कौन कौन सा? पहचान का संकट, भाई पहचान का संकट जब पैदा हो जाता है तो विद्रोह हो जाता है, विकास नीचा। वेदता का संकट यानी कि जन समर्थन गायब तो विकास नीचा। वेदन, विभेदीकरण ना रहे तो, जनता की भागीदारी ना हो तो जनता मांग कर लेती है, संकट। एकीकरण, जब किसी को समायोजित नहीं किया जाता, अलग अलग पार्टों को जोड़ा नहीं जाता तो भी। वितरण, जब संसाधनों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र तक नहीं पहुंचता तो भी संकट। इस प्रकार के 6 संकटों की चर्चा कर देते हैं लुसियन पाई, ये भी ध्यान रखें। अब दूसरी बात ध्यान रखते हैं, चलो। लुसियन पाई के विकास की 3 विशेषताओं को, विकास की 3 विशेषताएं कौन सी बताई थी? जल्दी बताओ। समानता, क्षमता, विभेदीकरण। को जेम्स कोलमन, जेम्स कोलमन वही है जिन्होंने नाइजीरिया का अध्ययन किया था। का अध्ययन किया था नाइजीरिया का। लुसियन पाई ने बर्मा का अध्ययन किया, इन्होंने नाइजीरिया का अध्ययन किया। जेम्स कोलमन विकासात्मक संलक्षण सिंड्रोम का नाम देते हैं, यानी कि बीमारी बताते हैं, कहते हैं इनसे कहीं अध्ययन नहीं होता, सिंड्रोम। ये भी ध्यान रखना कि वास्तव में लुसियन पाई की 3 विशेषताओं को किसने कहा कि बेसिकली ये विकासात्मक संलक्षण है, ये विकासात्मक सिंड्रोम है, तो ये बेसिकली कहा था किसने? जेम्स कोलमन ने। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा आप गड़बड़ नहीं करना है बस, ठीक है ना? चलिए, लुसियन पाई ने बेसिकली ये भी कहा कि समानता क्षमता में जब गैप आ जाता है तो समस्याएं पैदा ज्यादा हो जाती हैं ना। तो वास्तव में कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट, स्थायी परिकल्पना आरंभिक रूप से लुसियन पाई चर्चा करते हैं और को स्पष्टता हंटिंगटन देते हैं। हंटिंगटन थिंकर अभी पढ़ेंगे, हंटिंगटन देते हैं। अब खाई परिकल्पना क्या है? जब समानता के अनुरूप क्षमता का विकास नहीं हो पाता तो उसे गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समानता के अनुरूप, समानता और क्षमता में दूरी को खाई, और ये खाई खत्म नहीं होगी तो फिर विकास नहीं होता। जैसे सिंपल है, आपकी मांगे बहुत अधिक बढ़ जाए, मैं पूरा ना कर पाऊं, तो बेटा फिर मेरी क्षमता ना बढ़ पाए तो फिर वो बेकार होता है।
इसलिए साथियों मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे अभी इस ऐप पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं वही काम करता हूँ जो मेरे से हो सकता है, मैं मना कर देता हूँ। जैसे 2019 में हो चाहे 2016 में, आप पुराने बच्चों से पूछ लेना, मैंने एडमिशन लेने से ऑफलाइन साफ मना कर दिया था, मेरी क्षमता से बाहर है, मैं इतने ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। तो वो नेचर रहता है, फिर नहीं होता तो फिर वो बेकार है, क्योंकि क्षमता जितनी है उतना ही काम लो। मैं फालतू का काम लेता भी नहीं। तो समानता के अनुरूप क्षमता बढ़ने, क्योंकि ज़्यादा भीड़ आ जाएगी तो संभालेंगे कैसे? अब मैं लास्ट जैसे 1 से 3 तारीख तक आपके सामने जो कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं, जिनमें छूट दी जा रही है, ये छूट ये मान लेना कि इसके बाद फिर काफ़ी कमी भी आ जाएगी, क्योंकि भाई ऐप में मैं कहाँ तक सँभालूँगा? तो समांतर क्षमता की दूरी को खाई का नाम दिया जाता है। ये अब इसके बाद अगली चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? अगली चीज़ क्या है? ये क्या कहते हैं? जो लुसियन पाई है, अनुक्रियाशीलता रेस्पॉन्सिवनेस को बेसिकली राजनीति विकास का आधार मानते हैं। तीसरा जो है, चौथा, वो ध्यान रखें। लुसियन पाई अनुक्रियाशीलता रेस्पॉन्सिवनेस को विकास का आधार मानते हैं। विकास का क्या मानते हैं? आधार। अनुक्रियाशीलता क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल। भाई कोई अपने कर्तव्य के प्रति कितना रेस्पॉन्सिबल है, अपने पद के प्रति कितना, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा विकास है ना? अनुक्रियाशीलता को लोकतंत्र निर्माण भी कहा जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद आप अगली चीज को ध्यान रखेंगे कि लुसियन पाई की पुस्तकें कौन सी हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। चलो मैं बता देता हूँ। लुसियन पाई, 5वां नंबर, लुसियन पाई कुछ प्रमुख पुस्तकें, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि साथियों क्या पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन आपको सब चीजों से लैस होकर ही युद्ध में जाना होगा, तभी युद्ध में सफलता मिलेगी। अगर युद्ध की तैयारी अभी से कर रहे हैं तो कैसे सफलता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। इतना ज्यादा मैटर नहीं है, 10-20-15 टॉपिक रहते हैं, अगर 15-20 दिन पढ़ लिए तो आप फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, एक सरपंच या प्रधान बनने के लिए लोग 50-50 साल मेहनत करते हैं, क्या हम कुछ क्षण मेहनत नहीं कर सकते? ये अब इसमें पहला है कि गुरिल्ला कम्युनिज्म इन मलाया मलाया, ये किताब है गुरिल्ला कम्युनिज्म मलाया। ये किताब कब की है? 56 की है। ये ध्यान रखना कि मलाया में इन्होंने जो कम्युनिज्म है उस पर भी अध्ययन किया था, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, इनकी जो किताब है पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशनल बिल्डिंग, पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशनल बिल्डिंग, फिर दो बिंदी है बर्माज सर्च फॉर आइडेंटिटी। इसमें बेसिकली बर्मा के बारे में उन्होंने चर्चा की, ये आपको ध्यान रखना है। ये 65 की किताब है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी किताब इनकी थी, जो इन्होंने बेसिकली वर्बा के साथ मिलकर लिखी थी। तीसरी किताब है पॉलिटिकल कल्चर
एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 वर्बा के साथ। यानी कि लुसियन पाई और वर्बा दोनों की किताब है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो मैं पहले लिखा चुका हूं, ये आपको ध्यान रखना। फिर एक और है बात, छोटी सी ध्यान रखना, मैंने बताया कि गैप हाइपोथेसिस जो है राजनीति विकास का, वो तो हंटिंगटन ने दिया था, लेकिन नॉलेज गैप हाइपोथेसिस की संकल्पना डेविड डब्ल्यू मूरे ने दी थी। एक छठा पॉइंट भी आप याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। राजनीति विकास स्थायी परिकल्पना का जनक हंटिंगटन को माना जाता है। भाई आरंभिक रूप से तो लुसियन पाई ने चर्चा कर दी, वास्तविक जनक कौन है? हंटिंगटन को माना जाता माना जाता है। वहीं नॉलेज गैप हाइपोथेसिस का जनक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था ये, है ना? ध्यान रखना है, हर चीज को ध्यान रखना है। अब है क्या ये मैं अभी बता दूंगा, वो बहुत ज्यादा नहीं। डेविड डब्ल्यू जनक, डेविड डब्ल्यू मूरे को माना जाता है, डेविड डब्ल्यू मूरे को माना जाता है। इसमें बेसिकली इसने बताया हाई स्टेटस और लोअर स्टेटस वाले वोटर के ज्ञान में अंतर रहता है। मूरे कहते हैं कि हाई स्टेटस और लोअर स्टेटस वोटर के ज्ञान में अंतर रहता है। भाई जो हाई स्टेटस वाला वोटर है वो तो अपने हितों की पूर्ति कर जाता है, लोअर स्टेटस वाला नहीं कर पाता क्योंकि उसे पूरा ज्ञान नहीं होता। वो तो बस भेड़ चाल की तरह चलता है, नेता बना देता हाई स्टेटस वाले को, उसका लाभ सारा फिर हाई स्टेटस वाला उठा जाता है। तो डेविड डब्ल्यू मूरे ने ये नॉलेज गैप हाइपोथेसिस कल्पना दी थी, ये भी ध्यान रखेंगे तो बेटर। अब दूसरा लेते हैं हम, आमंड व पावेल और विकास की अवस्थाएं विशेषताएं। चलिए, आमंड व पावेल व राजनीति विकास की। पहला लुसियन पाई तो हमने पढ़ लिया। ये सब व्यवहारवादी हैं जो राजनीति विकास का अध्ययन करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ये कैसे हैं? व्यवहारवादी हैं, क्योंकि राजनीति विकास की अवधारणा व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही राजनीति शास्त्र में आई है। तो ये कौन आमंड व पावेल क्या क्या विशेषताएं बताते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान। पहले ये तीन विशेषताएं बताते हैं, कितनी बताते हैं? तीन। पहला, दूसरा, चलिए पहला बताते हैं भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका या कार्यात्मक विभेदीकरण। विभेदीकरण कह दें, विभिन्नीकरण कह दें, करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संरचनाएं भी होनी, अलग अलग संरचनाएं अलग अलग कार्य भी करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अलग अलग राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्य भी करनी चाहिए।
कैसे सिंपल है, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भाई विधायिका का काम कानून निर्माण है तो कानून निर्माण विधायिका ही करे, ये नहीं कि वास्तव में कार्यपालिका करने लग जाए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है तो वो भी अपने अलग अलग कार्य करे, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्य भी करनी चाहिए। ये किसके संदर्भ में है? राज्य के संदर्भ में है, ये ध्यान रखना। किसके संदर्भ में? लुसियन पाई ने भी को विभेदीकरण को राज्य के संदर्भ में लिया था, लेकिन वो केवल संरचनात्मक विभेदीकरण की बात करते हैं, की बात करते हैं संरचनात्मक की। वहीं आमंड पावेल कार्यात्मक की। लुसियन पाई तो ये कहते हैं हर घर में ना कमरे, डाइनिंग रूम अलग होना चाहिए, बेडरूम अलग होना चाहिए, लाइब्रेरी अलग होना चाहिए, स्टडी रूम अलग। लेकिन बेसिकली आमंड पावेल कहते हैं वो काम में भी अलग अलग आने चाहिए। पढ़ना हो तो स्टडी रूम में, सोना हो तो बेडरूम में, और खाना खाना हो तो डाइनिंग रूम में ही। ये काम भी पक्का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। दूसरा कहते हैं, विशेषता बताते हैं, उपव्यवस्था स्वायत्ता। का मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। समझ आ गया? सत्ता केवल केंद्र सरकार में निहित ना हो, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तक रहे। इससे होगा क्या? इससे सरकार की क्षमता बढ़ जाती है। जब कोई उच्च अधिकारी अपना या उच्च संगठन का ढांचा अपनी कुछ शक्तियां नीचे वाले को दे देता है तो क्षमता बढ़ जाती है। तो ये किसके संदर्भ में? सरकार के संदर्भ में है। अच्छा बेटा, बताओ लुसियन पाई क्या बताता है? शब्द का क्षमता बताता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या कहता है? उपव्यवस्था स्वायत्ता। थोड़ा तुलनात्मक भी दिमाग में चलना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है आपको बोरियत फील हो सकती है, क्योंकि आपने साथियों कभी नहीं, लेकिन अभी भी जुड़ नहीं रहे ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। अब तो जुड़ जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ जुड़ जाओ, तो फिर अब जुड़ना शुरू करना, कल इसको याद करके रखना। मैं तो इसको 1 मिनट में करा जाऊंगा, लेकिन आपसे याद नहीं होगा। याद क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जुड़ते नहीं है मेरे दोस्तों। जुड़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको क्या चाहिए? मैंने कहा था ना, पहले राजनीति विकास की पीपीटी पढ़ के रखना, 2-3 बार पढ़ना। चलो नहीं पढ़ी तो कम से कम पुरानी क्लासों को पढ़ के देख ले, चलो नहीं तो कोई नहीं, अब तो इस क्लास को तो कम से कम याद कर लेना, ठीक है ना। तो तीसरी जो विशेषता बताते हैं, संस्कृति का लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। संस्कृति का लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण किसके संदर्भ में? जनता के संदर्भ। भाई अगर जिसकी देश की जनता धर्मनिरपेक्ष हो, यानी कि वो भौतिक ध्यान विकास पर ध्यान दे, ज्यादा धर्म के मुद्दों पर बहस ना करे, इसका मतलब उसका विकास का उचित। जैसे अमेरिका में तो भौतिक मुद्दों की लड़ाई होती है, कभी धर्म के मुद्दों पर झगड़ा नहीं होता, ठीक। अब जहाँ धर्म के मुद्दों पर ज्यादा झगड़ा होता है, मतलब वो लो लेवल के लोग हैं, और जो केवल भौतिक मुद्दों पर झगड़ा करते हैं वो हाई लेवल के लोग हैं, वहां पर राजनीतिक विकास ज्यादा है। कहता है अमेरिका में तो लौकिकीकरण है ही 100%। अब भारत में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, और अफ्रीकी देशों में कितना है, देख लो। वहां पर जहां पर ज्यादा होगा लौकिकीकरण, यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण, वहां विकास का स्तर ज्यादा, और जहां पर कम है तो कम। यहाँ पर जहाँ लुसियन पाई समानता की बात करता है जनता के संदर्भ में, तो किसकी बात करते हैं? धर्मनिरपेक्ष। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लुसियन पाई जहाँ समानता की चर्चा करता है, वहाँ आमंड व पावेल किसकी बात करता है? जनता के संदर्भ में, संस्कृति का लौकिकरण, धर्म। जहाँ लुसियन पाई क्षमता की बात करता है, वहाँ आमंड व पावेल किसकी बात करता है? उपव्यवस्था स्वायत्ता की। जहाँ लुसियन पाई संरचनात्मक विधिकरण की बात करता है, वहाँ आमंड व पावेल राज्य के संदर्भ में कार्यात्मक विभेदीकरण, भूमिका विभेदीकरण की बात करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये अब साथियों, अगला एक थिंकर हो रहा है डोड। ये बहुत इजी है, डोड और राजनीति विकास की। ये मिनट भी ज्यादा नहीं लगेंगे और आपका हो भी जाएगा। ये कुछ नहीं करते साथियों, ये लुसियन पाई की 3 विशेषताएं लेते हैं: समानता, क्षमता,
विभेदीकरण, ये 3 तो किससे लेते हैं? लुसियन पाई। ये तो 3 विशेषताएं लुसियन। और चौथी विशेषता आमंड से ले लेते हैं। देखिए चौथी किससे लेते हैं? आमंड से। कौन सी लेते हैं? संस्कृति का लौकिकरण। और ये 4 विशेषता बता दें। किससे लेते हैं वो? आमंड व पावेल से। प्रकार से कितनी विशेषताएं बता देते हैं? 4। समानता, क्षमता, विभेदीकरण और संस्कृति का लौकिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले थिंकर पर भी चर्चा तो कर देते हैं थोड़ा सा, वह है एसपी हंटिंग। एसपी हंटिंगटन और राजनीति विकास विशेषताएं। हंटिंगटन साथियों क्या है? 4 विशेषताएं बताता है। लेकिन पहले एसपी हंटिंगटन का ध्यान में भी रखना है। इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा दी थी। इन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन डिके भी किताब लिखी थी। इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी भी किताब लिखी थी। बहुत अधिक काम किया। तो मैं पर कल चर्चा करूंगा। आज इतना ही आप याद करके आना, फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि बाकी हम आगे कैसे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, कि तुलनात्मक का विषय है। और आप सभी से कह दें कि जुड़ जाएं, मेहनत करना शुरू कर दें। अब देरी नहीं है, क्योंकि मेरी स्पीड धीरे धीरे फिर चलती है, कुछ दिन बढ़ेगी, फिर उसके बाद तेजी पकड़ लेगी, तो फिर नहीं हटेगी। तो सबसे निवेदन है, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनसे भी कह दें कि जुड़ जाएं। इसी के साथ आज विदाई चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।